नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज का टॉपिक लेकर के आया हूं वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज को हम लोग स्वरक्षी प्रणाली के अंतर्गत आने वाली बीमारी के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो स्वरक्षित रोग को ही हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे शरीर में इम्यून जो सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, हाइपर हो जाते हैं। और ये हाइपर हुए जो इम्यून सेल है हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करके उस कोशिकाओं को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसे हम लोग स्वरक्षी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज क्या क्या चीज सीखेंगे। आज के टॉपिक में आज कौन कौन से विषय है इनके बारे में एक नजर दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से देखेंगे कि ये जो स्वरक्षी जो रोग है या ऑटो इम्यून डिजीज है वो क्या है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके बाद देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के प्रकार क्या क्या है। इनके बाद देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के कुछ बीमारियां होते हैं, वो कौन कौन सी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके बाद देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के लक्षण क्या क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उनके जोखिम कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके अलावा देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन या कठिनाइयां क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज की कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं या कठिनाइयां क्या क्या होते हैं। इनके अलावा देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के निदान या परीक्षण या डायग्नोज या इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो ये कैसे पता चलेगा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इनके अलावा देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज के रोगी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, ये सब जीवन शैली जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के जो उपचार है या इलाज है वो क्या क्या है। ठीक है, तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्रम से। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, स्वरक्षी रोग क्या होता है। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं मुख्य रूप से समझने से पहले हम इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, इसके बाद ही देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज को समझने से पहले इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को आइए समझते हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली वे सिस्टम होते हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण यानी इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ तथा विभिन्न प्रकार के एंटीजन आदि को रोकने तथा खत्म करने के साथ शरीर का रक्षा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनमें जो इम्यून सेल होते हैं वो हमारे शरीर में आए हुए विभिन्न प्रकार के एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस आदि को खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, इस काम के लिए इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा विशेष प्रकार के इम्यून कोशिकाएं, जिसे हम लोग इम्यून सेल कहते हैं, तथा रसायन का निर्माण किए जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है ना, उनके द्वारा इम्यून सेल और इम्यून केमिकल के रूप में कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं कई अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। तो इम्यून सेल के अंतर्गत लिम्फोसाइट है या एंटीबॉडी है, नेचुरल किलर है, ये सब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली होते हैं जो शरीर में आए हुए इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ हमारे शरीर का रक्षा करते हैं। इन्फेक्शन को निगल जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको पचा देते हैं, एक प्रकार से इनको तोड़ ही देते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। दोस्तों, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी सेल, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन तथा इंटरफेरॉन नाम के केमिकल होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं, जिससे इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो कारक होते हैं ना उनको खत्म कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी सेल, कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन और साथ में इंटरफेरॉन ऐसे प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जिनके संपर्क में आने पर जो एंटीजन होते हैं, शरीर में बीमारी पैदा करने वाले जो कारक होते हैं, उनको खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब इम्यून कोशिकाएं यानी इम्यून सेल किसी कारण से हाइपर होकर या अधिक उत्तेजित होकर
हमारे शरीर के अंगों या कोशिकाओं पर हमला करते हैं या अवरोधक यानी रेसिस्टेंट का काम करते हैं, तब उस स्थिति को ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। और ऑटो इम्यूनिटी के कारण होने वाले रोग या बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? जब इम्यून सेल किसी कारण से, ठीक है, इम्यून सेल यानी WBC, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, है ना, नेचुरल किलर, किसी कारणवश से हाइपर हो जाते हैं या ज्यादा काम करने लगते हैं या ज्यादा उत्तेजित होकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों या कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं या उनमें रुकावट का काम करते हैं, तो उस स्थिति को ही हम लोग ऑटो इम्यूनिटी का नाम से जानते हैं और ऑटो इम्यूनिटी के कारण होने वाली बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि हमारे शरीर में इम्यून सेल यानी कि बीमारी से लड़ने वाले जो कोशिकाएं हैं ना, बीमारी से लड़ने वाली जो सेल्स है वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचते हैं। तो उस कंडीशन से होने वाली बीमारी को ही ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो ऑटो इम्यूनिटी के कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो सेल्स होते हैं उस सेल के रिसेप्टर होते हैं, सेल्स में रिसेप्टर होते हैं और उस रिसेप्टर में जो भी चीज हमको चाहिए सेल के अंदर उनको ग्रहण करने की क्षमता होते हैं। ठीक है, उसी सेल्स रिसेप्टर को जो हाइपर हुए एंटीबॉडी होते हैं ना, वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड के माध्यम से या नर्व के माध्यम से मिलने वाली जो स्टिमुलेशन है या जो भी प्रोडक्ट है वो मिलना बंद हो जाते हैं। और जब किसी भी सेल को जो पदार्थ मिलना चाहिए और सही समय में कई दिनों तक अगर नहीं मिलेगा तो सेल डैमेज होना चालू कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडी के हाइपर होने की वजह से आया हुआ सेल का जो नुकसान है, उसी कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, ये सामान्य सेल होते हैं। ठीक है, और सामान्य सेल में रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर को जो एंटीबॉडी होता है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से नर्व का जो स्टिमुलेशन सेल को नहीं मिलता या ब्लड के माध्यम से मिलने वाले जो पदार्थ है वो सेल को नहीं मिलने से सेल अपना नेचुरल वर्क करना बंद कर देते हैं और ज्यादा दिन तक उनको प्रॉपर पदार्थ नहीं मिलेगा, काम करने के लिए जो उचित प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की कमी की वजह से सेल के ऊपर क्या नेक्रोसिस होना चालू हो जाते हैं, डैमेज होना चालू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन से सेल्स में होने वाले, कोशिकाओं में होने वाले या अंगों में होने वाले नुकसान को ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में जानते हैं, जो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट या WBC सेल के हाइपर एक्टिविटी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब सेल टूटता है तो सेल के टूटने से कुछ केमिकल बनते हैं, उस केमिकल को हम लोग साइटोटॉक्सिक के नाम से जानते हैं। और ये साइटोटॉक्सिक जो केमिकल जो होते हैं आसपास के सेल्स में फैल करके उस सेल को नुकसान करने का काम भी करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उस सेल में सूजन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना कि जो हमारी इम्यून सेल है किसी भी सेल को मिलने वाली जो प्रोडक्ट है उनको ना मिले ऐसे करके रोक देते हैं। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंट का काम करते हैं। ठीक है, सेल्स में रेसिस्टेंट का काम कौन करते हैं? हमारी इम्यून सेल, जिसकी वजह से ब्लड के माध्यम से मिलने वाले प्रोडक्ट नहीं मिलता, नर्व के माध्यम से मिलने वाला जो ऑर्डर है वो नहीं मिलने से सेल अपना प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति में होने वाले प्रॉब्लम को, रोग को, बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अर्थात ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब इम्यून सेल जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट या WBC आदि सेल अधिक काम करने या हाइपर एक्टिविटी के कारण या उनके रिएक्शन या हमले के कारण शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के रिसेप्टर ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे कोशिकाओं को ब्लड के माध्यम से मिलने वाले विभिन्न पोषक तत्व तथा विभिन्न कारकों की कमी होने से रोग या बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके अलावा इम्यून सेल के हाइपर एक्टिविटी की वजह से ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी ब्लॉक हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी ब्लॉक हो जाते हैं इम्यून सेल के हाइपर एक्टिविटी के वजह से। इम्यून सेल का कोशिकाओं के विरुद्ध इन्हीं रिएक्शन को ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है और इन ऑटो इम्यूनिटी के कारण होने वाले रोग को ही ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य अनियमित हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं या उनके कार्यों में गड़बड़ी होने लगते हैं, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको कहते हैं? जब इम्यून सेल हमारे शरीर के सेल को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लड मिलना चाहिए, नर्व का ऑर्डर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, उनको क्या कर देते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में नर्व का ऑर्डर मसल को नहीं मिलने से सेल या मसल अपना प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनमें जो होने वाली बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज जो है आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये सामान्य सेल्स होते हैं और सेल्स में प्रॉपर रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और ये जो रिसेप्टर के बाहर में एंटीबॉडीज जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं, यानी कि ब्लड या नर्व के माध्यम से जो मिलने वाली जो प्रॉपर जो मटेरियल है वो सेल को नहीं मिलता है। तो उस मटेरियल की कमी की वजह से और इम्यून सेल के हमले की वजह से सेल जब डैमेज होता है, नेक्रोसिस होता है, तो उनमें एक घाव जैसा कंडीशन बन जाते हैं जो बाद में कई बड़े बड़े बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ही हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसमें हमारे शरीर के इम्यून सेल हाइपर रहते हैं, सेल्स का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होने वाली बीमारी को ही ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो नर्व है, नर्व के जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ को मिलने वाली जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एंटीबॉडी रोक रहे हैं। ठीक है, ताकि माइलिन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा माइलिन को, है ना। तो उस कंडीशन में माइलिन शीथ में नेक्रोसिस हो जाते हैं, माइलिन शीथ टूटना चालू हो जाते हैं एंटीबॉडी के प्रभाव की वजह से। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से ही जानेंगे। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं उनके कितने प्रकार हो सकते हैं? सामान्य रूप से जब हमारे इम्यून सेल किसी भी शरीर की कोशिकाओं पर हमला करते हैं तो वो सेल टूटने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, उससे संबंधित कई सारे बीमारी होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो कितने प्रकार के हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, तो आइए इनको समझते हैं। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज के जो प्रकार है वो मुख्य रूप से बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। शरीर में लगभग 80 अलग अलग ऑटो इम्यून से संबंधित रोग हो सकते हैं। शरीर में लगभग 80 से ज्यादा अलग अलग ऑटो इम्यून डिजीज से संबंधित रोग हो सकते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज जो स्पेशल विशेष ऑर्गन पर ही ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज, सिस्टेमिक यानी पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो एक किसी लोकल पार्ट को प्रभावित करने वाला ऑटो इम्यून डिजीज और दूसरा है पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ये 2 प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जिनमें पहला है ऑर्गन स्पेसिफिक यानी कि विशेष अंगों पर आधारित जो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये क्या होता है, किसी भी एक अंग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं ये ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज, और इनके अंतर्गत टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जो होता है ना, एक विशेष अंगों पर ही प्रभाव पड़ता है और ये विशेष अंग है पैंक्रियास की बीटा सेल। ठीक है, तो पैंक्रियास की बीटा सेल पर जब एंटीबॉडी का आक्रमण होता है तो उस कंडीशन में बीटा सेल डैमेज होता है और वो इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस किसके कारण होते हैं? इंसुलिन के न बनने के वजह से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, किसी भी विशेष अंगों का ठीक से काम नहीं करना एंटीबॉडी के हाइपर रिएक्शन की वजह से, तो ऐसे कंडीशन को ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ये इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसी के अलावा दूसरा जो बीमारी है गुड पोस्चर सिंड्रोम। ठीक है, तो गुड पोस्चर सिंड्रोम भी क्या है, एक विशेष जो पार्ट है शरीर के विशेष जो पार्ट है, कोई भी अंग जो होता है ना, उनके जो नॉर्मल पोस्चर जो होते हैं उनमें गड़बड़ी होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को गुड पोस्चर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कुछ विशेष अंगों में गड़बड़ी की वजह से आ जाते हैं। कुछ विशेष अंगों पर ही एंटीबॉडी का आक्रमण होता है, लिम्फोसाइट का आक्रमण होता है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं और ये ज्यादातर नर्व पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, मसल्स पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो नर्व की माइलिन शीथ के डैमेज होने के कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं। इनके अलावा
क्रोन डिजीज में क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, इंटेस्टाइन यानी अतड़ी, तो इंटेस्टाइन में कई जगह इम्यून अटैक की वजह से क्या हो जाते हैं, इंटेस्टाइन डैमेज हो करके इनमें सूजन आ जाते हैं। तो इंटेस्टाइन के कई अलग अलग भागों में जो सूजन हो जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होना भी चालू हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्रोन डिजीज कहते हैं, जो एंटीबॉडी के हमले की वजह से इंटेस्टाइन में सूजन आते हैं। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों सोरियासिस क्या होता है, स्किन में एक परत दर परत पपड़ियां निकलते रहते हैं, जो हीलिंग होने का नाम नहीं लेता। एक बार हीलिंग होता है तो फिर दोबारा डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन इम्यूनिटी के ज्यादा काम करने की वजह से जो स्किन जो सेल है उनको मिलने वाले जो प्रॉपर प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि सेल स्किन के सेल्स के बीच में एंटीबॉडी रुकावट का काम करता है, ताकि ब्लड से उन्हें कोई भी चीज ना मिले, स्किन के सेल को ब्लड से कोई भी चीज ना मिले, जिसकी वजह से स्किन को ठीक से मटेरियल नहीं मिलने की वजह से स्किन का सेल धीरे धीरे नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है, सिकुड़ना चालू हो जाता है, एंटीबॉडी के हमले के कारण वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, जिससे वो पपड़ी दर पपड़ी निरंतर निकलते रहते हैं, जिसे सोरियासिस के नाम से जानते हैं। इनके अलावा दोस्तों ग्रेव डिजीज, ठीक है, तो ग्रेव डिजीज भी एक विशेष, जैसे आंखों में है ना, आंखों में ये आक्रमण करते हैं हमारे जो इम्यून सेल है। इनके अलावा हाशिमोटो जो थायराइडाइटिस है, ये भी थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड सूजन आ जाते हैं, जो एंटीबॉडी के हाइपर एक्टिविटी की वजह से थायराइड ग्लैंड पर आक्रमण करने से थायराइड ग्लैंड के जो कोशिकाएं हैं उनको प्रॉपर मात्रा में प्रोडक्ट नहीं मिलने की वजह से इनमें ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इनके अलावा ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि ब्लड जो सेल्स जो होते हैं ना वो टूटना चालू हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल टूटते रहते हैं, जिसके वजह से एनीमिया हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, और ये एंटीबॉडी जो होते हैं ना ब्लड सेल के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल टूटता रहता है। इनके अलावा दोस्तों ऑटो इम्यून एडिशन डिजीज, अब ऑटो इम्यून एडिशन डिजीज जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के जो सेल्स है उनके ऊपर एंटीबॉडी का आक्रमण होने की वजह से उचित मात्रा में स्टेरॉइड हार्मोन नहीं निकलता, नहीं बनता, जिसकी कमी की वजह से शरीर के कई अलग अलग जगहों में पिगमेंटेशन होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ऑटो इम्यून एडिशन डिजीज के नाम से जानते हैं। विटिलिगो, ठीक है, ये भी स्किन का प्रॉब्लम होता है, जो एंटीबॉडी के हाइपर एक्टिविटी की वजह से होते हैं। माइस्थेनिया ग्रेवी, जो मसल को मिलने वाले जो नर्व के माध्यम से मसल को मिलने वाले कमांड एंटीबॉडी की वजह से प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मसल ठीक से काम नहीं करता और मसल थकना चालू हो जाते हैं, जिसे ही माइस्थेनिया ग्रेविस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आंखों के मसल को ज्यादा प्रभावित करते हैं, कुछ कुछ लोगों में पूरे शरीर के मसल को भी प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से शरीर थक जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद है सिस्टेमिक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। ठीक है, तो सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों पर एक ही साथ एंटीबॉडी का हमला हो जाने की वजह से शरीर के कई अंगों का ठीक से काम नहीं करना, उनका डैमेज हो जाना, और कई सारे अंग एक साथ काम नहीं करेंगे तो उनमें बनने वाले केमिकल या फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत क्या होता है, तो शरीर के कई विभिन्न अंगों को प्रभावित करने वाले जो रोग होते हैं वो सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, शरीर के कई सारे जोड़ों को ये अपने कैप्चर में ले लेते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं ना शरीर के विभिन्न जोड़ों पर आक्रमण करके उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाते हैं। इनके अलावा स्क्लेरोडर्मा, स्किन की कई अलग अलग जगहों में एक घाव जैसे बन जाता है। इनके अलावा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस यानी कि SLE, इनमें भी शरीर के कई अलग अलग जगह में ल्यूपस बन जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में सूजन दिखाई देते हैं, ब्लड की कमी हो जाते हैं, किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं, कई अलग अलग बीमारियां SLE की वजह से हो सकते हैं। इनके अलावा प्राइमरी जोग्रेन डिजीज जो होते हैं ये भी पूरे शरीर के कई अलग अलग भागों में वो डेवलप हो सकते हैं। पॉलीमायोसाइटिस, तो शरीर के कई सारे मसल्स में क्या हो जाता है, सूजन आ जाते हैं, जिससे पॉलीमायोसाइटिस के नाम से जानते हैं, जो इम्यून सेल के अटैक की वजह से उनमें सूजन आ जाते हैं। इनके अलावा दोस्तों ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे शरीर में लगभग 80 अलग अलग ऑटो इम्यून से संबंधित रोग या बीमारियां हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं।
ठीक है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं। ये कम सामान्य से लेकर अधिक गंभीर तक हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस अंग पर और किस हद तक कोशिकाओं पर एंटीबॉडी का हमला हुआ है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का जो ताकत है वो कितना है, उनके ऊपर निर्भर है कि वो सेल को किस प्रकार से हमला करता है, कितना हमला करता है, हल्का हमला किया कि ज्यादा हमला किया कि पूरी तरह से उनके फंक्शन को दबा दिया। तो इस प्रकार के जो अटैक है एंटीबॉडी अलग अलग जगह में कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा संवेदनशील होता है, ज्यादा होता है, खासकर जब वे प्रजनन आयु तक पहुंचती है। जब वो प्रेगनेंसी की अवस्था पहुंचते हैं तो उस टाइम उनमें ये ऑटोइम्यूनिटी के खतरा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज होने में सेक्स हार्मोन को कम से कम आंशिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। जो सेक्स हार्मोन जो होते हैं ना, जैसे सेक्स हार्मोन में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन जो होते हैं ना, ऑटोइम्यून डिजीज होने में बहुत बड़ा भूमिका निभाने का काम करते हैं। यानी कि ऑटोइम्यूनिटी के पावर्टी को ये बढ़ाने का काम करने जैसा माना गया है। ऑटोइम्यून जो डिजीज होते हैं उनको लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इनके इलाज करना मुश्किल जाता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को ऑटोइम्यून डिजीज हुआ है तो उनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, मगर कुछ उनके लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। अगर एक एक करके लक्षण को ठीक करते भी जाएंगे तो काफी हद तक बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर रोग सामान्य हो या कम खतरनाक हो तो इनके कारणों को समझकर इनका इलाज किया जाए तो निश्चित रूप से रोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और रोग के गंभीर होने पर इनका इलाज असंभव हो जाता है। इसलिए बीमारी को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। बीमारी को बढ़ने से पहले रोकना और रोक करके उसे ठीक करने का प्रयास करना, इलाज करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर है। दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज के ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे थे, फिर भी ऑटोइम्यून डिजीज के जो रोग है वो कौन कौन से होते हैं, उनके कारण क्या क्या होते हैं, आइए इनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकते हैं, कुछ बीमारियों का नाम आपको बताए थे। ठीक है, तो आइए और समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ऑटोइम्यूनिटी के कारण आते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज मेलिटस, यानी कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज के रूप में देखा जाता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होने वाले बीमारियां हो सकते हैं। इनके अलावा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, तो इसको बाम्बू स्पाइन के रूप में जानते हैं। रीढ़ की जो हड्डी होते हैं ना, जितना भी मनका होता है आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से पूरे बॉडी स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, शरीर का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता, पीछे नहीं देख पाता, पीछे देखने के लिए पूरे शरीर घुमाना पड़ता है, सोते समय 3 या 4 तकिया लेना पड़ सकता है। तो ऐसा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ऑटोइम्यूनिटी के वजह से होने वाले बीमारी है। इनके अलावा पेट या इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी के अंतर्गत क्रोन डिजीज है, सीलियक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ये सब पेट से संबंधित इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी ऑटोइम्यूनिटी के कारण हो सकते हैं। इनके अलावा किडनी से संबंधित जो बीमारी है उनमें ज्यादातर बीमारी ऑटोइम्यून डिजीज के रूप में देखा जाता है। और इनके अलावा है सोरियासिस, स्किन से रिलेटेड बीमारी, त्वचा से रिलेटेड बीमारी में सोरियासिस है, स्क्लेरोडर्मा है, जोग्रेन सिंड्रोम आदि बीमारी स्किन से रिलेटेड बीमारी है। इनके अलावा एसएलई जो होता है ऑटोइम्यूनिटी की बीमारी होते हैं। इनके अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो नर्व और मसल से रिलेटेड बीमारियां होते हैं। और इनके अलावा ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो डिजीज जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से शरीर के कई अलग अलग भागों में अलग अलग बीमारी डेवलप हो सकते हैं, चाहे ब्रेन हो, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, चाहे ब्लड हो, चाहे पेट या इंटेस्टाइन हो, चाहे नर्व से रिलेटेड बीमारी हो, चाहे लंग्स से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे मसल से रिलेटेड हो, सब में इम्यून सेल का अपना प्रभाव होता है, अटैकिंग पावर होता है। और जब इम्यून सेल अगर अटैकिंग पावर अगर किसी भी एरिया में करता है तो उस एरिया से रिलेटेड भागों में नुकसान या बीमारी या रोग डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी में आपको बताया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गिल्लन बार सिंड्रोम और ऑटिज्म भी
ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम में आपको बताया था, थायराइडाइटिस है, हाशिमोटो डिजीज है और ग्रेव डिजीज जो थायराइड ग्रंथ की बीमारी हो सकते हैं। हड्डी से रिलेटेड बीमारी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, ये भी हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। इनके अलावा मसल से रिलेटेड बीमारी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा स्किन से रिलेटेड बीमारी में सोरियासिस है, विटिलिगो है, एक्जिमा है, स्क्लेरोडर्मा, ये सब ऑटोइम्यूनिटी के कारण हो सकता है। इनके अलावा लंग्स से रिलेटेड बीमारी में फाइब्रोमाइल्जिया के साथ साथ वेगनर ग्रेन्युलोमेटोसिस नाम की जो बीमारी है वो लंग्स के ऊपर अटैक करने की वजह से होते हैं एंटीबॉडी का। इनके अलावा नर्व से रिलेटेड बीमारी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और साथ में डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होते हैं वो ऑटोइम्यूनिटी के कारण होते हैं। और पेट से रिलेटेड बीमारी में क्रोन डिजीज, आईबीडी है ना, अल्सरेटिक कोलाइटिस, साथ में डायबिटीज टाइप 1। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। और ब्लड से रिलेटेड बीमारी में ल्यूकेमिया, ल्यूपस एरिथेमेटस यानी कि एसएलई और हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये सब बीमारियां जो होता है ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से अलग अलग अंगों में डेवलप हो सकते हैं। जितना ज्यादा पावरफुल एंटीबॉडी अटैक करेगा उतना ही बीमारियां बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो सकते हैं। दोस्तों, ऑटोइम्यून जो बीमारी है उनका पता लगाने या निदान करने के लिए कौन कौन सा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि शरीर में ऑटोइम्यूनिटी की बीमारियां हैं और ये बीमारी को सामान्य बीमारी समझ करके इलाज करते रहते हैं। जब पता चलता है कि ये बीमारी जो हुआ है वो ऑटोइम्यून डिजीज का बीमारी है या ऑटोइम्यूनिटी के कारण हुआ है या शरीर में जो इम्यून सेल है हाइपर होने की वजह से ही बीमारी आया है, जब पता चलता है तो जितना भी पहले ट्रीटमेंट करते रहते हैं वो ट्रीटमेंट रोक करके फिर उनका पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है और उनको उस बीमारी को ठीक करने के लिए ऑटो इम्यून से रिलेटेड बीमारी जिनमें इम्यून सेल को सप्रेस करने वाला ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटो इम्यून बीमारी का पता लगाने या निदान करने के लिए कौन सा रक्त परीक्षण, कौन सा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑटो इम्यून बीमारी का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से ANA, जिसे हम लोग एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, CBC कंप्लीट ब्लड सेल काउंट है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, ठीक है, NTCCP टेस्टिंग, फेरिटिन टेस्ट, RF टेस्ट, IgA टेस्ट आदि टेस्ट किए जाते हैं जो ब्लड के द्वारा ये ब्लड टेस्ट किया जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के ब्लड टेस्ट ऑटो इम्यून डिजीज के निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जितना भी टेस्ट आपको बताया है, चाहे ANA हो, चाहे CBC हो, WBC हो, चाहे CRP, ESR या NTCCP या फेरिटिन टेस्ट या RFT टेस्ट या IgA अगर पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि आपके शरीर में इम्यून सेल हाइपर है, ज्यादा उत्तेजित है, ज्यादा काम कर रहा है, जो हमारे सेल को क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, उनको नुकसान कर रहा है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव आने से समझ में आ जाता है कि शरीर में ऑटोइम्यूनिटी का कंडीशन है। ऑटोइम्यून डिजीज वे रोग होते हैं जिनमें इम्यून सेल यानी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के द्वारा शरीर के सामान्य कोशिकाओं तथा ऊतकों पर हमला या अटैक करके उनमें सूजन या इंफ्लेमेशन पैदा करता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं ना, उन पर कौन हमला करता है, हमारे शरीर का इम्यून सेल हमला करके उस सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और उससे रिलेटेड फिर कई सारी बीमारियां उत्पन्न होना चालू कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रोगी को अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आइए समझते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज अगर किसी भी व्यक्ति को होता है तो उनके सिम्टम या उनके क्या क्या सूचक या क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज जो बीमारी है तो उनके लक्षण के रूप में हम देखते हैं कि रोगियों में कुछ इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशन में जो सिम्टम है वो रोगियों में कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे उस रोगी को बुखार के साथ मस्कुलर पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और साथ में कमजोरी आना, ये बहुत ही सामान्य लक्षण ऑटोइम्यूनिटी के हो सकते हैं।
इनके अलावा नींद नहीं आना, वजन घटना, गर्मी बर्दाश्त नहीं होना और धड़कन तेज होना, ये सामान्य लक्षण में से एक है। इनके अलावा स्किन में कई अलग अलग जगह चकत्ता पड़ना, गोलाकार चकत्ता होना, चौड़ा चकत्ता पड़ना, सूरज की रोशनी में जाएंगे तो शरीर में एलर्जी हो करके पूरा शरीर रेडनेस हो जाना, दरदरा पड़ जाना और नाक और गालों पर एक तितली के आकार के दाने के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तितली के आकार के जो स्किन में दाने दिखाई देते हैं चेहरे में, तो ये जो सिम्टम जो होते हैं एसएलई के सिम्टम होते हैं। ठीक है, एसएलई का सिम्टम जो होता है तितली के आकार का चेहरे में एक प्रकार के आकृति बन जाते हैं, ये आप लोग ध्यान देना। जो ऑटोइम्यूनिटी के सिम्टम्स होते हैं, बालों का झड़ना, ये भी ऑटोइम्यूनिटी के कारण हो सकते हैं। मुंह का सूखना तथा मुंह के अल्सर होना भी ऑटोइम्यून डिजीज के लक्षण होते हैं। इनके अलावा दोस्तों मुंह के अंदर सफेद धब्बा दिखाई देना है। मुंह को जब खोलेंगे तो अंदर में व्हाइट व्हाइट धब्बा दिखाई देते हैं, साथ में आंखों या त्वचा में धब्बे दिखाई देते हैं। इनके अलावा पैरों और हाथों में झुनझुनी आना और सुन्नपन होना, ये ऑटोइम्यून डिजीज के लक्षण है। इनके अलावा ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही कठिनाई होना, ध्यान एकाग्र नहीं होता, शरीर बेचैन होता है, घबराहट बढ़ जाता है और इनके अलावा पेट में दर्द होना और इनके अलावा संडास यानी मल में रक्त या बलगम या दस्त होना, ये सामान्य लक्षण ऑटोइम्यूनिटी के होते हैं। खून के थक्के बनना और इनके अलावा एक से अधिक बार महिलाओं में गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर ऑटोइम्यून डिजीज अगर किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनके जोखिम कारक क्या क्या होते हैं, आइए उनको समझते हैं। दोस्तों ऑटोइम्यून डिजीज के जो कारण जो होते हैं वो कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें वैसे तो ऑटोइम्यून डिजीज के वास्तविक कारण क्या है ये अभी कहना मुश्किल है, फिर भी रिसर्च के अनुसार कुछ कारण पता चला है जो इस प्रकार से है। जैसे कि कुछ आनुवंशिक कारणों की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं। इनके अलावा इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल आदि के कारण भी ऑटोइम्यूनिटी हो सकते हैं। इनके अलावा दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण या शरीर में टॉक्सिक पदार्थ या टॉक्सिक केमिकल शरीर में चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी ऑटोइम्यूनिटी हो सकते हैं। इनके अलावा चोट के कारण भी ऑटोइम्यूनिटी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारे कोशिका डैमेज होते हैं जिन पर इम्यून सेल हावी हो जाते हैं। सूर्य की किरण तथा रेडिएशन के कारण भी ऑटोइम्यूनिटी रोग जो है वो बढ़ता है और साथ ही कुछ दूषित वातावरण तथा खान पान के प्रभाव की वजह से ऑटोइम्यून रोग बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को ऑटोइम्यून डिजीज अगर हुआ है तो उनको बढ़ाने वाला जोखिम कारक क्या क्या है। तो दोस्तों ऑटोइम्यून रोग किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑटोइम्यून जो रोगों के जोखिम कारक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक कारक। ठीक है, आनुवंशिक कारक आपको समझ में आ चुका होगा। आनुवंशिक कारक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां, जिसे आनुवंशिक बीमारी के नाम से जानते हैं। पर्यावरणीय कारक, जब मौसम में बदलाव आता है तो ऑटोइम्यून डिजीज अपने आप वो उत्प्रेरित हो जाता है। इनके अलावा पुरुष या लिंग की अपेक्षाएं, पुल्लिंग के रूप में देखा जाए तो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ऑटोइम्यूनिटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। हार्मोन के अंतर्गत सेक्स हार्मोन बीमारी को बढ़ाने का काम करता है और साथ में संक्रमण के अंतर्गत देखा जाए तो बैक्टीरिया, वायरस आदि के हमले से कोशिका डैमेज होते हैं, जो ऑटोइम्यून डिजीज को बढ़ाने में बहुत ही खतरनाक जोखिम कारक के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जोखिम कारक फैक्टर अगर ज्यादा हावी है तो संभावना है कि ऑटोइम्यून डिजीज बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑटोइम्यून डिजीज किसी भी व्यक्ति को अगर होते हैं तो ऐसे कंडीशन में शरीर में क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या जटिलता या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं ऑटोइम्यूनिटी के कारण। तो दोस्तों ऑटोइम्यूनिटी के जो जटिलताएं हैं या कठिनाइयां हैं कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ऑटोइम्यून रोग की जटिलताएं गंभीर या घातक भी हो सकती है। जटिलताओं की गंभीरता आमतौर पर ऑटोइम्यून बीमारी के प्रकार और व्यक्तिगत रोगी के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। ऑटोइम्यून रोग जटिलताओं में शामिल हो सकते हैं जिनमें मुख्यपन अंधापन हो सकते हैं, व्यक्ति अंधा हो सकता है। ठीक है, इनके अलावा शरीर में ब्लीडिंग हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं, ज्यादातर हड्डी टूटने के डर रहता है, एक से ज्यादा हड्डी टूट सकते हैं, कैंसर आदि हो सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन होते हैं।
इनके अलावा अन्य ऑटो इम्यून विकार विकसित हो सकते हैं, कई अलग अलग बीमारियां डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि बार बार होने वाली इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। इनके अलावा हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से संबंधित बीमारियां या डैमेज हो सकते हैं। इनके अलावा न्यूरोपैथी, पैरालिसिस, इस दौरा पड़ना या नर्वस सिस्टम की कई सारी बीमारियां डेवलप हो सकते हैं। कई सारे अंग डैमेज हो सकते हैं या वो काम करना बंद कर सकते हैं, जैसे कि लीवर और किडनी खराब होने के कारण वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जटिलताएं आ सकते हैं। साथ में पेंक्रियास में सूजन आ सकते हैं, पेंक्रियाटाइटिस हो सकते हैं। और साथ में गर्भावस्था के दौरान में कई सारे कॉम्प्लिकेशन या कठिनाइयां या जटिलताएं ऑटोइम्यूनिटी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऑटोइम्यूनिटी हुआ है तो उनका निदान कैसे करें, कैसे जांच करें, कैसे पता करें कि उस व्यक्ति को ऑटोइम्यून बीमारी है। तो दोस्तों, ऑटोइम्यून बीमारी का जो निदान या जांच है उनका पता लगाने के लिए, डायग्नोज करने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या करना चाहिए, तो ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ब्लड टेस्ट के अंतर्गत एएनए, सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीआरपी, ईएसआर, एनटीसीसीपी टेस्टिंग, फेरिटिन टेस्ट, आरएफटी टेस्ट और आईजीए टेस्ट करना जरूरी है। इससे पता चल जाएगा कि ऑटोइम्यूनिटी है कि नहीं। इनके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जितना भी आंख, मुंह, जॉइंट, स्किन है ना, जो भी आप फिजिकल टेस्ट करते हो वो सब करना है। इनके अलावा रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे तथा बायोप्सी आदि आप टेस्ट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के टेस्ट ऑटोइम्यून डिजीज के निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों, ऑटो इम्यून बीमारी अगर किसी भी रोगी को हुआ है तो उस रोगी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी हम सावधानी बरतेंगे उतनी ही बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकते हैं। तो ऑटो इम्यून जो बीमारी है उसमें रोगी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि किसी रोगी को रोग से संबंधित कोई शारीरिक लक्षण कई दिनों से दिखाई दे रहे हो तो उस स्थिति में अपने लक्षण के आधार पर संबंधित जो डॉक्टर है उनसे मिलना जरूरी है और सलाह लेना जरूरी है। रोगी को अपना ट्रीटमेंट नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। बिना जानकारी कोई भी खान पान या दवाइयां नहीं लेना चाहिए। रोग होने पर बिल्कुल न घबराए और तनाव में बिल्कुल न रहे। ठीक है। स्वस्थ प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं और साथ में स्वस्थ प्राकृतिक आहार से रिलेटेड भोजन लेना चाहिए। शरीर को आराम दे तथा अच्छी तरह से नींद ले। इनके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों, यदि किसी रोगी को ऑटोइम्यून डिजीज हो तो उन्हें कई नियमों का पालन करना अत्यंत जरूरी है, जैसे कि फैटी चीजें नहीं खाना चाहिए, तले हुए भोजन नहीं करना चाहिए। इनके अलावा शराब तथा किसी भी अन्य प्रकार के नशीली चीजें नहीं लेनी चाहिए और बनावटी तथा दूषित खान पान से बिल्कुल बचे और साथ में अपने रोग को छिपा कर न रखें, अपने संबंधित को बताए और उचित इलाज कराए। ठीक है, ये आप नियम फॉलो करना ज्यादा बेटर है। इनके अलावा दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को ऑटोइम्यून डिजीज हुआ है तो उनका न्यूरोथेरेपी उपचार क्या है। तो दोस्तों, ऑटोइम्यूनिटी के इलाज के लिए कई अलग अलग उपचार पद्धतियां हो सकते हैं, अलग अलग पद्धतियों में। फिर भी हम यहाँ पर न्यूरोथेरेपी के द्वारा जो इलाज ढूंढेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। तो ऑटोइम्यून बीमारी का इलाज मुख्य रूप से कारण तथा लक्षणों के अनुसार करना है, जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से कोशिकाओं में आए इंफ्लेमेशन, दर्द, जकड़न को ठीक करने के लिए इंफ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना। ठीक है। इनके अलावा बुखार तथा एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीहिस्टामाइन प्लस लीवर ट्रीटमेंट का सेट देना। इनके अलावा इम्यून रिएक्शन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट देना, जैसे कि बीटा इंटरफेरॉन फार्मूला देना। इनके अलावा दोस्तों, जोड़ों से संबंधित समस्याओं में न्यू स्टार मॉडिफाई के साथ में नेचुरल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देना बेहतर है और कुछ रोगों में हार्मोनल ट्रीटमेंट भी जरूरी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड की समस्या आदि में उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास करना। अनुवांशिक कारणों को ठीक करने के लिए न्यू जीन्स फार्मूला देना है और विषाक्त या टॉक्सिक पदार्थ या केमिकल या दवाइयों के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना है। लक्षणों के अनुसार फिजिकल ट्रीटमेंट भी देना अनिवार्य है। ठीक है। तो इस प्रकार आप ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो उनका न्यूरोथेरेपी उपचार कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला है इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना, फिर 1 मिनट के गैप में 60 टू फिंगर गॉल लीवर प्लस 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना, फिर 1 मिनट के गैप में न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला देना, फिर 1 मिनट के गैप में नेचुरल स्टेरॉइड फार्मूला देना, फिर 1 मिनट के गैप में न्यू जीन फार्मूला के साथ में फिजिकल पॉइंट देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सल फार्मूला ऑटो इम्यून डिजीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर 5 मिनट गैप के बाद आप उस पेशेंट को बीटा इंटरफेरॉन फार्मूला देना। बीटा इंटरफेरॉन फार्मूला देने से इम्यून सिस्टम का जो हाइपर एक्टिविटी है वो सप्रेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप न्यूरोथेरेपी फार्मूला उपयोग कर सकते हैं कारण के अनुसार। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है तो क्या सावधानियां बरतना है न्यूरोथेरेपी में, तो इम्यून कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाले कोई भी न्यूरोथेरेपी पॉइंट नहीं देना है, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ, थाइमस, आर्मपीट, हाफ कुंडली 20-13 सेकंड नहीं देना है किसी भी रोगी को जिनको ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यूनिटी हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऐसे कंडीशन में लिम्फ, स्प्लीन, थाइमस, आर्मपीट और हाफ कुंडली 20-13 नहीं देना है। ये आप लोग ध्यान देना। बाकी जितना भी आपको सावधानियां बताया गया है उसका फॉलो करवाना, क्या नहीं करना, क्या करना, जिससे बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। और बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट है कारण के आधार पर देना। ठीक है, कुछ लक्षण है जिसे आप ठीक कर सकते हो तो उनको ठीक करने के लिए आप फिजिकल पॉइंट देते जाना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड जो रोग है उनके लिए आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो, पेशेंट को ठीक कर सकते हो। जरूरत है तो प्रॉपर गाइडलाइन का तो आप समय स्टडी भी करते रहना है उस पेशेंट के फीडबैक पर और केस हिस्ट्री पर। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। आज का टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर फीडबैक दें। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 08463097676। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।